Your field of interest is very much decided by your PG studies. कि आप पढ़ना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं. So the first resource as regards the literature consultation is the textbook of the subject in which you are interested. Okay? But note it, the latest edition. अगर आप कोई मॉडर्न प्रॉब्लम टचअप करना चाहते हैं, देन लेटेस्ट एडिशन. और अगर कोई ओल्ड प्रॉब्लम इस तरह की पड़ी हुई है जिसका कोई उत्तर नहीं मिला, then you should go to the older literature also. I will take it heading by heading. And when that gentleman, कहाँ गया लड़का जो कल WhatsApp पे डाल रहा था? हाँ ये बेटा क्या नाम आपका? धीरेन्द्र. तो इनको हम दे देंगे. आपको मिल गया उसका WhatsApp करवाने का सब? Literature, when you go to consult, I said you first step is your textbook. Then beyond the textbook, you go to the library or internet. That is e-library, internet. E-library, when we say it, means even CD resources and websites both. And thereafter the printed. Printed में एक बात जरूर लिखें रिसर्च लेवल पर कि आपको वहां जाकर के जर्नल्स या एब्स्ट्रैक्ट्स, एक चीज होती है इसमें, इन लोगों ने अमेरिकन्स ने किसी ने नहीं लिखा क्योंकि उनके यहाँ वो चीज ऑब्सोलीट हो गई, हमारे यहाँ अभी भी चल रही है और चलनी चाहिए. देयर इज वन थिंग, एब्स्ट्रैक्ट. सम ऑफ यू विल रिक्वायर बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट्स, some will require physical and mathematical abstracts, yet other group may require chemical abstracts, subject wise abstractions there. So now you understand first what is abstraction or what is abstract. You must have heard a term abstract art. सुना है? नहीं सुना. अच्छा, दो शब्द सुने हैं, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट. मूर्त और अमूर्त, ये दो शब्द सुने. एब्स्ट्रैक्ट इज अमूर्त, द वेरी आइडिया ऑफ ए पब्लिकेशन, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट. एक चीज और एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, हालांकि बाद में आएगी, लेकिन अभी मेंशन किए देता हूं कि एब्स्ट्रैक्ट और समरी में यही फर्क है कि समरी में आइडिया भी होता है, मटेरियल भी होता है. एब्स्ट्रैक्ट में जरूरत पड़ने पर मटेरियल का इंडिकेशन तो होता है, लेकिन जो मेजर कंटेंट है दैट इज द कंटेंट ऑफ योर आइडिया. क्या किया, क्यों किया, क्या पाया, कैसे किया का रेफरेंस इसमें नहीं आता. व्हाट यू डिड, व्हाई यू डिड एंड व्हाट यू गॉट, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट. व्हाट यू डिड, व्हाई यू डिड, हाउ यू डिड, व्हाट यू गॉट and what you conclude, this is summary. This is a difference. ये हम लोग उसमें फिर डिस्कस करेंगे on the next Monday, how to write a research paper or a thesis. So first thing is this, that when you go to consult your literature, you always critically question your consultation. ये मेरे काम का है, नहीं है, ऑथेंटिक है, नहीं है, और स्पेसिफिक है कि ऐसे ही एक जनरल स्टेटमेंट है. वैल्यू क्या है इसकी, वेदर इट इज स्पेसिफिक स्टेटमेंट और इट इज जनरल स्टेटमेंट. सो हियर दे राइट, इवेल्युएट योर रेफरेंस और लिटरेचर यू हैव कंसल्टेड. तो इवेल्यूएशन की तीन ही चीजें हैं, वैलिड है कि नहीं है, यूजफुल है कि नहीं है, और इंपॉर्टेंट है कि जनरल स्टेटमेंट. हर आदमी जानता है शक्कर मीठी होती है, तो अगर आप किसी रिसर्च पेपर में पढ़ें शुगर इज स्वीट, इट कैरीज नो मीनिंग. हाँ, इफ इट सेज दैट दिस शुगर इज इतने % स्वीटनर देन अदर वन, देन इट कैरीज सम वेटेज. एंड इफ फर्दर इट सेज दैट इट इज मच मोर स्वीटनिंग बट स्टिल कैलोरीज आर वेरी लिटिल, इट इज फर्दर स्पेसिफिक. दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल्स. Then
you collect several types of references, several types of quotes, several types of books. What should you do? Prepare notes of each, as I said yesterday. और नोट करने का तरीका हमने आपको एक चीज बताई थी कि पहले ऑथर, फिर ईयर या टाइटल, और फिर ईयर. तो ये तीन चीज कॉम्बिनेशन, ऑथर, टाइटल, ईयर. चाहे आप ईयर पहले कर लें, चाहे टाइटल पहले कर लें, चाहे ईयर पहले कर लें, ऑथर बाद में कर लें. इट डिपेंड्स हाउ डू यू वांट टू सेलेक्ट इट. अगर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलना चाहते हैं कि भाई आज से पीछे 200 बरस तक क्या हुआ, देन यू विल फर्स्ट कीप ए कॉलम ऑफ ईयर. If you want to know who are the authors by alphabetic names, then by author. And if you want to know which school of thoughts, school of thoughts से मतलब यह है कि आपने एक विचार को लिया कि हमें इस पे काम करना है. You have already come in. So, suppose you take an idea. I give you a very rough example. What is the location of all UIETs? एक आइडिया आपने लिया. अब एक यूनिवर्सिटी की जनरल प्लानिंग आपको मिल जाएगी, एक स्पेसिफिक प्लानिंग मिल जाएगी इस एरिया की, और उसमें भी हर बिल्डिंग की अलग अलग स्पेसिफिक प्लानिंग होगी. नाउ यू हैव टू चूज आउट विच वन इज मोर रेलेवेंट टू यू. आप UIET 4 पे काम करना चाहते हो, 1 पे करना चाहते हो, 2 पे करना चाहते हो, तो यू हैव टू इवेल्युएट योर डेटा और योर कंसल्टेड लिटरेचर एज टू वेदर इट इज यूजफुल एंड हाउ मच यूजफुल इज दिस. अननेसेसरी कूड़ा और भीड़ इकट्ठी करने का कोई मतलब नहीं है. उतना ही रखिए जितना है. फिर इवेल्यूशन में एक बात यह आती है कि आप जिस आइडिया को परस्यू कर रहे हैं, वेदर द लिटरेचर दैट यू हैव कंसल्टेड stands in favor of it or it contradicts. लेकिन दो फैक्टर हमेशा होते हैं, हर चीज के होते हैं. बहुत संभव है 10 लोग कहें ये बिल्कुल ठीक है, 11वां कहे ठीक है लेकिन, that but is a big but. Some may say कि this appears to be right but it is to be corrected because these doubts are there. Some may say that this is an immediate answer, but such and such things are unexplained. Different types of opinions may be there, and every literature, every reference, or every paper is concerned to your branch or your topic. अब आप क्या करेंगे? This is known as collection of controversies. विरोधाभासों को एक जगह इकट्ठा करना. The first step in the literature collection will be, you will come across the positive references, that is supportive references, and at the same time you may find some negative or opposite reference also that raises an objection against the established system. Okay? And in between, during this course of collecting supportive or contrary or contradictory references, you will, when you go from present date to earlier, कई जगह आपको लगेगा कि जो पेपर्स हैं वो सक्सेसिव ऑर्डर में पुराने छूटे हुए डाउट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं. ठीक है, और वो ये भी बता रहे हैं कि इसके बाद भी ये डाउट रह गया, क्योंकि मैंने कल आपसे एक बात कही थी, ए ट्रू रिसर्च ऑलवेज गिव्स आंसर बट रेजेस फर्दर क्वेश्चंस, दैट दिस इज नॉट एक्सप्लेन्ड सो फार. तो दिस इज नोन एज गैप इन रिसर्च. टेक्निकली वी कॉल इट गैप इन रिसर्च और गैप इन लिटरेचर. तो जहां लिटरेचर में गैप मिलता है, you are supposed to keep notes of those gaps
and then to find out which gap is more interesting for you to attempt upon its filling. उसको भरने में, कौन से गैप को भरने में आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा आनंद आएगा, कल वाली लिमिटेशंस में रहते हुए, टाइम, रिसोर्स एंड फैसिलिटीज, इनको देखते हुए आप किस गैप को आसानी से भर सकते हैं, वो चूज करना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लिटरेचर कलेक्शन। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है आज, ये मेरा ख्याल घंटे भर भी नहीं चल सकता। अब दूसरा सवाल ये उठाते हैं कि लिटरेचर है क्या। तो आप लाइब्रेरी में जाओ, ह्यूमैनिटीज से लगा करके और मैथमेटिक्स तक का लिटरेचर मिल जाएगा। इज ऑल दैट लिटरेचर फॉर यू? फॉर यू। इफ यू आर ए मैन ऑफ मैथमेटिक्स, all other is useless except mathematics. If you are from biology side, zoology or botany, then your particular interest lies in your field, and your field constitutes the literature to be consulted. That's all. पहले मैंने बताया आपको, चाहे बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट पढ़िए, चाहे केमिकल एब्स्ट्रैक्ट पढ़िए, पढ़ना आपको अपनी फील्ड में ही है, और ये पाने के लिए पढ़ना है क्या क्या बताया जा चुका है, क्या क्या बताया जा सकता है। This is the purpose of going through literature. What has been known, what is to be known yet further. That is the sole purpose of it. And in this case they say the collection of the published international journals and literature on a particular area, that constitutes your literature, not the entire literature. So be precise when you go. Number 2 point is this, that precision to your topic is most important instead of wasting and wavering your time. अब इन्होंने कुछ गाइडलाइंस इसमें आगे बताई हैं। रिव्यू के सर्टेन कैरेक्टर्स हम सुन लीजिए, फिर उसको समझा भी देता हूं। एस्टैब्लिश्ड, डिस्क्रेडिटेड एंड एक्सेप्टेड, 3 तरह की चीजें मिलेंगी। This theory is widely accepted. This theory was accepted but now rejected, discredited. And this theory has been so much accepted that now no question is raised against it, it is established. तो जो established है उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते। जो accepted है, जो डिस्क्रेडिटेड है, वो भी एक तरीके से डिस्क्रेडिशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, ये बिल्कुल बेकार की थीसिस है, इस पर कुछ नहीं करना। नाउ यू हैव टू कंसंट्रेट विद इन द एक्सेप्टेड आइडिया। यस, एग्जाम्पल मैं आपको एक बता देता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। नॉन बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा दिक्कत होगी इसमें। मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, बोझा उठाते हैं, हाथ पर चलाते हैं, सब करते हैं। एक सज्जन आए, पाउलिंग, उनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला। देखिए यही डिस्क्रेडिबिलिटी है कि बहुत बड़ा आदमी होना हर बात में उसको सही साबित नहीं करता कि आप जो कह रहे हैं सब सही है। पाउलिंग को 2 बार नोबेल प्राइज मिला, एक बार विटामिन सी पर, एक बार हीमोग्लोबिन पर, और दोनों काम उसके स्टूडेंट्स ने किए थे। ही वॉज सिंपली सुपरवाइजिंग देम। उन्होंने एक थ्योरी दी कि मसल्स आर the protein structure is spring shaped, and this spring contracts by which of muscle, the mass of muscle is contracted and the work is done. कुछ दिन लोगों ने इसको माना कि भाई पाउलिंग जैसे आदमी ने थ्योरी दी है तो थ्योरी तो सही होगी। जिसने भी किया हो तुम उसका नाम काट दो जिसके हुए हैं, खत्म बात। परेशान क्यों हो? कोई ना कोई तो एक मिलेगा ही जो गड़बड़ करेगा। स्टूडेंट्स के मामले में बहुत, डोंट टेक इट वेरी सीरियसली, सब होता रहता है। ये न करें तो बच्चे किस बात की, हमारी तरह से ना हो जाए। फिर एक दूसरी थ्योरी है कि नहीं भाई, ऐसा है कि ये सारा स्ट्रक्चर एक दूसरे के अंदर ऐसे घुसा हुआ, और सर्टेन एंजाइमेटिक और केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से ये और घुस जाता है या और बाहर आ जाता है, और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप मसल्स स्लाइड करते हैं, तो वो सिकुड़ते हैं,
डीस्लाइड करते हैं तो फैल जाता है। अब क्या हुआ, हक्सले की थ्योरी टेस्ट की गई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे टेस्ट की गई, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्शनल स्टेजेस में टेस्ट की गई, प्रोटीन एनालिसिस करके खूब हैवी साल्ट सोल्यूशन में डाल के उसको तोड़ के प्रोटीन को पूरा देखा गया कि हाँ भाई इसमें जो है ये दो तरह की प्रोटीन्स हैं और दोनों एक दूसरे के लिए केमिकल रिएक्शन रखती हैं, अट्रैक्शन रखती हैं और ये संभव है कि ये स्लाइड करती हैं। नाउ दिस थ्योरी बिकम्स एस्टैब्लिश्ड। पाउलिंग्स थ्योरी इज रिजेक्टेड और डिस्क्रेडिटेड। अब आज की तारीख में अगर आप पाउलिंग की थ्योरी पर कोई काम करना चाहें तो इट विल बी अटर नॉनसेंस। करना ही है तो हक्सले की थ्योरी पे काम कीजिए कि अच्छा भाई अगर टोटल मसल कॉन्ट्रैक्शन 5 सेंटीमीटर का है तो हर सेंटीमीटर में क्या एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है या कंजम्पशन ऑफ कैल्शियम कितना बढ़ता जाता है या कितना इसमें से लैक्टोग्लूकोज रिलीज हो रहा है या कितना मायोजेनिक ग्लूकोज यूज हो रहा है, ये सब काम तो हो सकते हैं, लेकिन मसल की स्प्रिंग सिकुड़ रही है इस पर कोई काम नहीं हो सकता। तो व्हेन यू सर्वे लिटरेचर फाइंड आउट डिस्क्रेडिटेड थ्योरी उठा के किनारे रख दीजिए, इस्टेब्लिश्ड थ्योरी उसको अपने दाईं तरफ रख लीजिए कि भाई ये ऑलरेडी नोन है और सब लोग यही मान रहे हैं, इसके खिलाफ कोई कुछ नहीं मान रहा। फिर जो एक्सेप्टेड थ्योरी है उसको बीच में रख लीजिए कि अब इस पर काम करना है। इज इट क्लियर टू दिस पॉइंट? देन दे से इसमें कुछ लोग आएंगे कि नहीं भाई इसमें कुछ थोड़ी आपत्ति बाकी है, तो पहले तो अपने स्तर पे सोचने का प्रयास कीजिए कि इस आपत्ति का एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है, और अगर वाकई लगता है कि नहीं ये आपत्ति कार्य करने योग्य है, देन इंक्लूड इट इनटू योर रिसर्च प्रोग्राम एज सच। Yet further is another thing, रिव्यूज। मैंने कल आपसे कहा था रिव्यूज जरूर पढ़िए। रिव्यू पढ़ने पे क्या होता है कि इट इज रिव्यू ऑफ बिब्लियोग्राफी, कोई एक चीज नहीं होती। सपोज यू टेक रेडिएशन फ्रॉम सन, सन के रेडिएशन पे जो रिव्यू है वो उससे अल्फा रेडिएशन की बात करेगा, बीटा रेडिएशन की बात करेगा, इसकी भी करेगा, उसकी भी करेगा, हीलियम डिकम्पोजिशन की बात करेगा, हाइड्रोजन बनने की, सब कुछ करेगा और सारी चीजें वो एक जगह लाके रख देगा। फ्रॉम अर्लीस्ट डेट टू प्रेजेंट क्या कंसेप्ट आए हैं, तो ऑलवेज ए रिव्यू इज ए बिब्लियोग्राफिक कलेक्शन। इट इज नॉट रेफरेंसिंग, इट कंटेन्स रेफरेंसेस टू रेफरेंसेस। बिब्लियोग्राफिक है, क्या क्या हो चुका है उसका समराइजेशन लिटरेचर का रिव्यू है। जबकि रिसर्च पेपर में प्योर रेफरेंसिंग होती है, जितने रेफरेंस मेंशन किए हैं वही आप बाद में देंगे, उसके अलावा कुछ नहीं देंगे। बिब्लियोग्राफी में यू आर फ्री कि रात के टाइम सन से कितना रेडिएशन आ रहा है वो भी उसमें लिखा है, दिन के टाइम कितना आ रहा है वो भी लिखा है, कब कब किसने क्या क्या किया, व्हाट हैज बीन द सक्सेसिव कंट्रीब्यूशन, वो सब भी लिखा है। अब आपको चूज करना है कि आप रात के टाइम पे काम करोगे कि दिन के टाइम पे काम करोगे। ओके, सो बिब्लियोग्राफिक रिव्यू पहले पढ़िए एंड फाइंड आउट द रेलेवेंट रेफरेंसेज एंड फील्ड्स इन दैट which suits to your interest, your supervisor's interest, your time bound program and your facilities. Okay, फिर ये कहते हैं एक ही बात को लोग कई बार कहते हैं, कहते ही रहते हैं। फिर वही आ गया, इवेल्युएट इंडिविजुअल रिसोर्स, अप्रोचिंग इमर्जिंग अप्रोचेस, नोटेबल पैटर्न एंड ट्रेंड्स, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कंट्रोवर्सीज। फिर भाई समझ लो, क्योंकि इम्तहान में आपको जवाब भी लिखना है, इसलिए समझते चलिए, ये रिपीट कर रहे हैं, आपको भी रिपीट करना होगा। तो पहली बात तो ये कहते हैं कि आपने जो पढ़ा वही बात है कि जैसे आपने ये देखा कि भाई यहाँ सामने घास लगी है, इट्स वेरी कॉमन एग्जाम्पल। अब कोई आदमी कहेगा कि ये सारे के सारे ग्रामीणी के मेंबर हैं, दूसरा कहेगा नहीं नहीं इसमें बीच बीच में कुछ फेनोलोगैम्स भी उग आए, तीसरा कहेगा नहीं इसके अलावा इसमें कुछ जानवर भी हैं।
है उतना ही। तो अब सवाल इस बात का है कि जो जो कुछ कह रहा है वो सच कह रहा है कि नहीं कह रहा है। पहले तो उसको ये देखिए, जो ये रिपोर्टेड फैक्ट है, ये रिपोर्टेड फैक्ट कितना मान्य होना चाहिए। इसमें एक चीज ये आ जाती है, सेल्फ अप्रेजल, अपना ही क्रिटिसिज्म खुद करना। आप जो समझ रहे हैं, जो देख रहे हैं, उसके अगेंस्ट you raise your own questions and answer, and if you are satisfied, then go a step ahead, otherwise don't go. So appraisal of the problem must be there. Appraisal of literature also, कितना ये dependable है। फिर सोर्स कितना डिपेंडेबल है। जागरण अखबार में छपा है कि रिसर्च जर्नल में छपा है? जागरण तो कुछ भी छप सकता है, आज छाप दें, कल को कह दें कि कल जो सूचना छपी थी वो गलत थी, ऐसा नहीं ऐसा था, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर वही टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है और किसी अच्छे ऑथर ने लिखा है, व्यू है, देन द व्यू कैन बी रेफर्ड, नॉट द न्यूज। कोर्ट न्यूज को नहीं मानता, व्यू को मान लेता। तो ऑथेंटिसिटी ऑफ सोर्स कितना है, ये बहुत जरूरी है जानना। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन आई मे टेल यू, बहुत से लोग जर्नल निकालते हैं, 100 रिप्रिंट के पैसे दीजिए, आपका पेपर हम छाप देंगे। पेपर एब्सर्ड है और छपा हुआ है बिकॉज दे हैव गिवन मनी फॉर इट। दिस इज नोन एज पेड पब्लिकेशन। जैसे पेड न्यूज होती है, पैसा दीजिए, कोई भी खबर छपवा दीजिए। कनाडा की बिल्डिंग की फोटो ले आइए कि ये उत्तर प्रदेश में सरकार बनवा रही है, छप जाए, आप पैसा दे रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट इज ए पेड न्यूज। तो आप ये इवेल्युएट करें कि ये पेड पेपर है या जेन्युइन पेपर है। फिर उसके बाद आप ये देखें कि इनमें क्या क्या 50 रेफरेंस आप ले आए। जस्ट रीड देम वंस। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो मैं शुरू से कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं, आगे भी कहता रहूंगा, कि जो भी पढ़िए उसके नोट्स जरूर बना लीजिए। क्योंकि एक एक एब्स्ट्रैक्ट कितना लंबा मान लीजिए है, 50 लाइन का, तो अब तो फोटोकॉपी चल गई है, लेकिन आप क्या करेंगे, एक पेज से कम तो होगी नहीं, एंड यू नीड ओनली पोर्शन ऑफ इट। इट इज बेटर टू नोट अंडर योर क्लासिफिकेशन, ये हमें इस क्षेत्र में चाहिए। ठीक है। जब आपने नोट्स बना लिए तो आप पढ़ेंगे उसको, तो आपको लगेगा कि पिछले 20 सालों में किस ट्रेंड को फॉलो किया जा रहा है, किस लाइन पे काम हो रहा है। फिजियोलॉजिकल हो रहा है, हिस्टोलॉजिकल हो रहा है, मैथमेटिकल हो रहा है, इकोनॉमिक सर्वेस ज़्यादा चल रहे हैं, या इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस की बात हो रही है, या मेडिसिनल डेवलपमेंट की बात हो रही है। जैसे फिजिक्स का सारा डेवलपमेंट जितना हुआ ऑप्टिक्स में और मैकेनिक्स में, उसके आधार पर ही बायोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, सेलुलर बायोलॉजी से लगा करके और करंट टाइम में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तक। तो बोथ आर कनेक्टेड टुगेदर। तो अब आपको ये ट्रेंड देखना है, कहाँ कहाँ, मानिए सपोज करिए आप इंटरडिसिप्लिनरी काम कर रहे हो, तो यू हैव टू सी ट्रेंड कि कहाँ कहाँ फिजिक्स का या मैथमेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है, किस तरह से बढ़ता जा रहा है, उसमें हम किस नई फील्ड में इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप प्योरली अपने डिसिप्लिन का काम कर रहे हो। इसमें अटेंडेंस सबकी होगी? अब जिसके ना हो गई हो वहां जाकर आया ना। रविंद्र, जितेंद्र, अभी आधे घंटे बाद तक लोग आएंगे, तुम जाओ। नहीं सर, कह रहे लेके आना पूरा। तुम ले जाओ ना तुरंत, हम भी कह रहे ले जाओ, हमको कह रहे हैं कि ना ले जाओ। तो एक ट्रेंड आपको एस्टेब्लिश, नाउ टेक द सीरियस नोट्स ऑफ दोज ट्रेंड्स which are currently running, discuss it with your supervisor and then formulate your problem. इस चीज का हम बताना भूल गए, जिसको एंड कर लें तब बताएंगे कि हाउ टू फॉर्मुलेट द टाइटल ऑफ ए थीसिस, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल एक बताऊं मैं आपको, द हेमेटोलॉजिकल स्टडीज ऑन द ब्लड ऑफ फिश। ध्यान से सुनिएगा, हेमेटोलॉजिकल स्टडीज ऑन द ब्लड ऑफ फिश, एक थीसिस थी। एग्जामिनर के पास गई, बनारस में एक सज्जन एग्जामिनर थे, उन्होंने टाइटल देखा, रिजेक्ट कर दिया। क्यों? हेमेटोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ ब्लड,
और आप लिख रहे हैं हेमेटोलॉजिकल स्टडीज ऑन द ब्लड ऑफ फिश, तो क्या ब्लड ऑफ फिश के ऊपर जो है ऑस्टियोलॉजिकल स्टडी होगी? इट इज ऑटोमेटिकली टू बी हेमेटोलॉजिकल। आप सीधे लिखते हैं हेमेटोलॉजी ऑफ फिश, स्टडीज ऑफ सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ हेमेटोलॉजी ऑफ फिश। ये कुछ वैसा ही है कि यानी दिस इज वेरी बेस्ट। अरे जो बेस्ट सबसे ऊपर सुपरलेटिव डिग्री होगा तो वेरी क्या होता है? दिस इज द लिंग्विस्टिक स्लिप विच पीपल डू and this should not be. So now you have come down what trend is running, and according to trend discuss with your supervisor and then formulate your problem. अभी तक इतनी बात बताने के बाद एक चीज छूट गई है। 3 फाइल बनाई है, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स, टू योर एजम्पशन कि हम इस पे काम करेंगे, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स, कंट्रोवर्शियल कॉन्ट्ररी डॉक्यूमेंट्स, उसके अगेंस्ट जो जा रहे हैं, और तीसरा इस्टेब्लिश्ड बियॉन्ड डाउट कि ये तो पता ही है। उस इंटरप्रिटेशन को आप हर जगह लागू कर सकते हैं, भाई ये तो मालूम ही है ये ऐसा होता है, लेकिन हमने इसमें ये पाया कि ये होता तो है और ऐसा ही होता है। चूंकि ये ऐसा होता है इसलिए हमारा कहना यह है कि ये वास्तव में ये होना चाहिए। स्टैब्लिश्ड फैक्ट्स को आप बड़े आसानी से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने उसमें कोई भी आपत्ति नहीं करेगा, कोई नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आएगी, नथिंग विल बी रॉन्ग अबाउट इट। सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स दे फर्दर गिव यू, अब इसका यूज क्या है? सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स दे गिव फर्दर सपोर्ट टू योर वर्क ऑल्सो इफ इट इज इन एग्रीमेंट विद दैट। If it is not in agreement with that, then that contrary article will support you कि भाई वहां भी एक अपोजिशन आया था, हमने भी एक इससे अलग बात कही है, तो I am not in total agreement with the already supporting documents. यूजफुल सब है, रिजेक्ट मत कीजिए किसी को। रिजेक्ट सिर्फ उसको कीजिए जो बोगस डिक्लेयर हो चुका है, यानी इसका कोई मतलब ही नहीं है। Again, I quote an example. I know that person personally. थायराइड जो थायराइड ग्लैंड सभी लोग जानते होंगे। थायराइड का करेक्टर ये है कि उसमें ब्लड वैक्यूल्स जैसे होते हैं। तो एक सज्जन काम कर रहे थे, फिश में जो थायराइड ग्लैंड है वो हमारे अंदर ग्लैंड होती है, उसमें बिखरी हुई होती है। तो उन्होंने सेक्शन काटे और बजाय ये लिखने के कि इट इज थायराइड, पेपर में लिखा these are the blood sinusoids. They were blood sinusoids, but appear to be blood sinusoids, but actually they were the secretion of thyroid collected in those vacuoles. It was not blood sinusoid. आज भी वो पेपर क्रिटिसाइज होता है that Saxena has wrongly reported it to be blood sinusoid. अब उसको आप रेफरेंस मान लें, then you are a first class fool, first order. जो चीज क्रिटिसाइज हो चुकी है उसको, और बुरी तरह क्रिटिसाइज हो चुकी है उसको छोड़ दीजिए। खाली क्रिटिसिज्म नहीं, जो टोटली डिस्क्रेडिटेड है, रिजेक्टेड है कि नहीं, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, उस पर मत जाइए, वो रेफरेंस ही कलेक्ट मत करिए, उनको फाड़ के रख दीजिए। सपोर्टिव एंड कॉन्ट्ररी एंड एस्टेब्लिश्ड, 3 थिंग्स यू हैव टू कीप कैटेगोरिकली क्लासिफाइड विद यू। We have said of it, the trend of research किधर जा रहा है। You can choose 2 things, either the running trend, आपको बहुत सपोर्टिव लिटरेचर मिल जाएगा, और a deviation from it। डेविएशन में हमेशा एक फायदा है कि अगर आप लॉजिकली जस्टिफाइड रास्ते से चल रहे हैं, तो डेविएशन इज मोर वैलिड देन फॉलोइंग द ट्रेंड एज सच। कैन डीएनए हेलिकल होता है, आप भी एक पेपर लिख दीजिए कि हाँ डीएनए हेलिकल होता है, तो हेलिकल तो होता ही, उसमें कौन सी नई बात कर रहा है। नई बात उसने कही, उन्होंने कहा नहीं हेलिकल तो होता है, लेकिन एक जेड डीएनए भी होता है। अब जिसने जेड डीएनए कहा वो आज भी टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आरएनए होता है, ऑलराइट, बट द पर्सन हु आइडेंटिफाइड टीआरएनए, एमआरएनए सेपरेटली, दे आर स्टिल टॉट। फिर जिसने राइबोसोम की बात की कि इसके ऊपर ग्रैनुलर आरएनए है,
ही इज स्टिल टॉट। अगर वो ट्रेंड को ही लेके चल रहे होते तो नई चीज सामने नहीं आती। आइडेंटिफाई द ट्रेंड, आइडेंटिफाई द पॉसिबल गैप, एंड बेटर टू पिक अप ए अनपॉपुलर गैप, जिस पर ज्यादातर लोग काम न कर रहे हों उसको लीजिए। Biology students may know pituitary is a very common problem. When I was a research student, a trend was to work on endocrines and everybody was busy with pituitary, thyroid and all that. I chose the neurosecretion in the tail, not in the head region. There were only 4 PhDs in India by that time. I was the 5th one. Nobody raised one question on the thesis and it was about it. गलत काम नहीं किया था, लेकिन अलग प्रॉब्लम थी, तो एग्जामिनर को पढ़ने में इंटरेस्ट था बजाय इसके कि वो रफले हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, नॉट दैट। सो ऑलवेज चूज दैट विच इज इन द ट्रेंड बट स्टिल इट स्टैंड्स यूनिक। थोड़ा फर्क हो। न्यूरोसिक्रेशन मैंने भी किया, बट आई डिड नॉट गो फॉर द ब्रेन, आई वेंट फॉर द टेल, स्पाइनल कॉर्ड, वहां भी होता है। और अभी भी बहुत से अनरिजॉल्व क्वेश्चंस हैं स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरोसिक्रेशन में विच आर नॉट नोन। Cells have been found, but their functions are not described. Where their secretion goes, it is not known. अभी बहुत बड़ा स्कोप है, and zoology students may choose to do it. कोलंबा लिबिया के सैक्रल रीजन में इतनी न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं, उनका सिक्रेशन जाता कहाँ है पता ही नहीं। And this work is as old as 1964, और तब से आज तक उसका पता नहीं। See the trend, but find out the gap and try to answer the gap. Okay? तो एक बात मैंने आपसे कही ना, 3 फाइलें बनाइए और कंप्यूटर का उपयोग कीजिए। एक्सेल में 3 कॉलम खींच लीजिए, सपोर्टिव, कॉन्ट्राडिक्टरी, एस्टैब्लिश्ड। रेफरेंसेस उसमें डाल लीजिए। ये आपके पास एक रेडी रेफरेंस रहेगा कि हमारे पास किसके लिए, और जो फाइल में आपके नंबर है डॉक्यूमेंट का, वही नंबर इसमें डालिए, ताकि जब आपको ट्रेस करना हो तो आप फाइल पलटाओ, सीधे आप वहीं पहुंच जाएंगे। ये है, ठीक है ना। कैटलॉगिंग ऑफ योर कलेक्शन, और फिर उस पर ये रियाज करिए जैसा कि ये बता रहे हैं कि इनमें जो कंट्रास्ट है, जो विरोधाभास है, जो सिमिलरिटीज हैं, उनके पीछे लॉजिक क्या है। ऑन व्हाट पर्टिकुलर फाइंडिंग्स दे एग्री, ऑन व्हाट पर्टिकुलर फाइंडिंग्स दे डिसएग्री। And the moment you locate that this is the finding on which they are agreeing, this is the finding on which they are disagreeing, in between two lies your research problem. Why do they disagree? You answer it and your project of PhD is completed. ये बड़ा यूजफुल चीज है कि किस चीज पर मेजॉरिटी एग्री कर रही है और उसी चीज पर कुछ लोग क्यों डिसएग्री कर रहे हैं, उसके बीच का एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर लीजिए। You will give a new answer certainly, where you will synthesize, जहां आप शहद और घी एक में मिला लेंगे, घी इज ए फैट, शहद इज ए कार्बोहाइड्रेट, एंड यू विल मिक्स द टू। भाई ये था, ये था, बट दिस इज द रीजन व्हाई दे डिसएग्रीड एंड दिस इज द रीजन व्हाई दे एग्रीड। इट हेल्प्स टू डिजाइन योर रिसर्च प्रॉब्लम। बेटा क्या टाइम है? 2:48 मिनट पार हो गए। बड़ी देर मदारीगिरी चलती है। यही है बेटा, जीवन का सत्य यही। घर में बाप भी यही करता है, लड़कियां ससुराल जाती हैं वहां वो भी वही करती हैं, टू प्लीज द पीपल and to mentally satisfy them that they are gaining something. तो ये कहते हैं लिटरेचर रिव्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब ये बताना है को बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है।
तो उसमें ये कहते हैं टू बी सेलेक्टिव अबाउट द सोर्सेज यू चूज टू एड्रेस, एंश्योर द सोर्स यू एनालाइज आर डायरेक्टली रेलेवेंट टू योर रिसर्च क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स। बात वही आ गई जो बहुत शुरू से कही जा रही है कि जो हमारे मतलब का है वो लिटरेचर, जो हमारे मतलब का नहीं भैया वो दुनिया की लिटरेचर। हमारा लिटरेचर वो जो हमारे मतलब का है। तो आपने जो कुछ कलेक्ट किया है अब उसको इवेल्युएट कर लीजिए कि ये हमारे इंटरेस्ट के टॉपिक पर फिटिंग है कि नहीं है, और अगर फिटिंग है तो उसने लिटरेचर की कैरेक्टरिस्टिक पूरी कर दी, और अगर नहीं फिटिंग है तो आपके लिए वो लिटरेचर है ही नहीं। इट डज नॉट कैरी द कैरेक्टर ऑफ बीइंग ए लिटरेरी कलेक्शन। इतना सा मतलब है इनके कहने। एक चीज उन्होंने बड़ी अच्छी बताई है, जब आप इसका व्हाट्सएप रिसीव करेंगे, ये कंपैरेटिव चार्ट है जो मैं एक्सेल में कह रहा था बनाने को, मिल जाएगा। इसमें है ये वही पहली 3 बेसिक चीज है, ऑथर, ईयर, टाइटल, और फिर क्या उन्होंने कंक्लूड किया। तो अब आप उसमें क्लासिफाई कर सकते हैं कि हमने 150 रेफरेंस कलेक्ट किए, 150 में 130 ये कह रहे हैं विच आर सपोर्टिंग इट, 10 इसके अगेंस्ट जा रहे हैं, और 10 उस बात को कह रहे हैं जिससे ये बिल्कुल स्टैब्लिश हो जाता है या जो ऑलरेडी स्टैब्लिश बात को कह रहे हैं। तो एक इस तरह का आपको चार्ट भी बना लेना चाहिए। हालांकि ये सब कहने की बातें हैं, आप कर नहीं पाओगे, कोई नहीं कर पाता, बट स्टिल जितना संभव हो, अगर आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसमें रेफरेंस कम है तो आप ये कर सकते हैं। अब रिव्यू कलेक्ट जब कर लेते हैं आप अपने पास, तो उसमें 2 चीजें हैं अलग अलग 3। बेटा पेन कहाँ गया यहां से? मार्कर इज मिसिंग, कोई ले लिया क्या? मार्कर है किसी के पास? यहाँ वाला कहाँ चला गया? देखिए एक तरीका तो ये है, यू कोट स्टेटमेंट and then you say author and year, which may be X, Y, Z, whatever. Okay? एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि स्टेटमेंट दिया, अब आप 1, 2, 3, 4 लिखते चले गए, और इसके ऊपर सुपर स्क्रिप्ट में लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया 3, यहाँ लिख दिया 4। अगर इस तरह से आप लिख रहे हैं तो आप जो अपनी टेबल बनाएंगे या पेपर भेजेंगे उसमें आपको ऑथर्स नेम, ईयर, ये सब देना होगा, ठीक है, और अल्फाबेटिक ऑर्डर में देना होगा। जब आप 1, 2, 3, 4 करेंगे तो देना ऑथर्स नेम ही है, ईयर भी देना है, टाइटल भी देना है, सब कुछ देना है, लेकिन उसको फिर अल्फाबेटिक ऑर्डर में न करके टेक्स्ट में जिस सीरीज में आया है उस सीरीज में आप उसको नोट कर देंगे। हो सकता है एक रेफरेंस 3 बार रिपीट हो जाए, या हो सकता है आप अगर ध्यान रख सकें कि 1 नंबर पे किसका था, और जितनी जगह 1 नंबर की बात आए उतनी जगह आप 1, 1, 1 सुपरस्क्रिप्ट वही देते चले जाए। तो दीज आर डिफरेंट स्टाइल्स इन द इंटरनेशनल लिटरेचर, हाउ टू प्रेजेंट योर reviews and how to present your research paper as such। जिन पेपर्स में ये 1, 2, 3 वाला प्रोग्राम है उससे भी आप लेकर के अपने अल्फाबेटिक ऑर्डर में उसको तैयार कर लीजिए। कन्वर्जन ऑफ द स्टाइल टू इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। इन नोट्स में एक अच्छी बात यह 2-3 ओरिजिनल रेफरेंसेस इसमें दिए हैं, तो आप नेट पे जाके उनको चेक कर सकते हो।
वही बात फिर आ गई कि बिब्लियोग्राफी जो है वो डिफरेंट पैराग्राफ्स में बिल्कुल अनरिलेटेड एक के बाद सब्जेक्ट कैसे डेवलप होता चला गया वो बिब्लियोग्राफी प्रेजेंट करती है और उसको जब आप पढ़ते हैं तो आपको अलग अलग चीजें मिलती चली जाती हैं। यस, कुछ देर इससे अलग बिब्लियोग्राफी और फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट journey through literature available is a study of evolution of subject. Aristotle फिजिक्स के भी फादर कहे जाते हैं, फलाने के भी फादर कहे जाते हैं, दिमागी के भी फादर कहे जाते हैं। He spoke one sentence and subject was born. But still we are not living in the Aristotelian stage. We have come much far apart from that. Likewise, when science has developed enough in the say the era of 16th century industrial revolution onwards, each subject has rapidly grown from primitive to present. ट्रेंड की बात हम लोगों ने कर ली, सब कुछ हो गया, बट वन थिंग वी हैव लेफ्ट एंड परहैप्स यू टू शुड हैव अ कंसेप्ट दैट जर्नी थ्रू द एवोल्यूशन ऑफ सब्जेक्ट। आज भी जैसे कहा जाता ना कि ह्यूमन एवोल्यूशन इज नोन बट सर्टेन मिसिंग गैप्स आर देयर, कुछ कनेक्टिंग लिंक नहीं मिलते हैं, वैसे ही एवोल्यूशन ऑफ सब्जेक्ट बट सर्टेन मिसिंग गैप्स आर देयर। So where the particular specific finding is connected to another finding, sometimes the two findings jump out and they don't have intercorrelation. Again the same thing, unanswered questions. Evolution of subject is actually the purpose of literature survey. Subject विकसित कैसे होगा, और जब विकास की बात आप करते हैं तो जावा एपमैन से लगा के आज के आदमी में उसके कैरेक्टर ही तो कंपेयर करते हैं, क्या क्या विकास हुआ, वो क्या क्या विकास हुआ, वो ट्रेंड। और जब ट्रेंड आप जान जाते हैं तो ये सवाल उठता है क्या विकास नहीं हुआ, या क्या और हो सकता था, या क्या ज्यादा डेवलप हो रहा है और क्या छूट गया। ऑल दीज थिंग्स दे कम टू बी नोटेड ओनली व्हेन यू स्टडी द लिटरेचर or survey the literature with an aim of studying the evolution of your subject. Evolve, to come out. किसी चीज से कोई चीज बाहर निकली, फिर बाहर निकली, फिर बाहर निकली, और कहाँ पर छूट गया, that is the sole purpose of research. Of course, PhD is a limited purpose. After PhD, it is an unlimited purpose. Actual research begins when you have obtained PhD and you are free from the burden of getting any degree. Freedom, academic freedom is obtained when you are academically awarded a degree, not before. अब इतनी आपने इकट्ठा कर ली वॉल्यूम, अब उसमें छांटना शुरू करिए। सिस्टमेटिकली अब एक चीज ये भी है, यू वांटेड टू नो अबाउट टॉपिक 1 और टॉपिक ए और टॉपिक बी, देयर विल बी मेनी थिंग्स। अब उसमें आप क्लासिफाई करना शुरू करिए कि इसके किस एस्पेक्ट को ये कवर कर रहे हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि नेगेटिव या पॉजिटिव, इसके किस एस्पेक्ट को ये कवर कर रहे हैं, किस एस्पेक्ट को ये कवर कर रहे हैं, किस एस्पेक्ट को ये कवर कर रहे हैं, देन क्लासिफाई योर लिटरेचर सेपरेटली। Again you will be focusing on a particular point. जैसे कपड़े छांटने जाते हैं ना, 50 खोल कर रख लेता सामने, फिर उसमें से 10 निकाल लिए, फिर 10 में से 2 निकाल लिए, फिर बोले अब यही लेना। तो आप कपड़े छांट रहे हैं, ये इस टॉपिक के इस एस्पेक्ट को ये कवर कर रहा है, इसको ये कर रहा है, इसको हमें इस पर नहीं, हमें इस पे काम करना है, then you pick up that one which is befitting and suiting to your interest as such. This is known as
Technically, it is known as analyze the topics and synthesize your choice. Synthesis and analysis of the surveyed literature. ये चीज इन्होंने बड़ी अच्छी लिखी है। कि जब आपको अपना की कंसेप्ट समझ में आ जाए कि हमें यही करना है, तो ये देख लीजिए इस पर अब फर्दर रिसोर्स कहाँ अवेलेबल है। और वो रिसोर्स फिर वही बात आती, तीन चीजें वैलिड है कि नहीं, वैल्यू कितनी है, जागरण में छपा है कि इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, फर्क है। ऑथर ने लिखा है कि न्यूज रिपोर्टर ने लिख दिया है, ये भी फर्क है। ये चीजें आप पेड जर्नल है कि नॉन पेड जर्नल है, ये चीजें आपको उसमें देख लीजिए। इसमें एक फिगर इन्होंने ये दी है, जो बात पहले हम लोग कह रहे थे, ये भी आपको पहुंच जाएगी। अगर पढ़ने में ना आए तो मैं इसका ओरिजिनल फोटो खींच के आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, तो दोबारा अपना एक फ्रेमवर्क बना लीजिए, क्योंकि अब आप ये कर चुके हैं कि किस किस एस्पेक्ट कवर कर रहा है और हमें किस पे काम करना है। तो आपको इस पे काम करना है, उसमें चीज और कम हो गई। इसमें अब देख लीजिए कहाँ कंट्रोवर्सी है, कहाँ सपोर्ट, और लॉजिकली पहले कंट्रोवर्सी को सपोर्ट से रिकंसाइल करने का प्रयास करिए। नहीं होता है, देन डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। इसके लिए फिर उन्होंने एक टेबल बताया, जो हम आपको भी पहले बता रहे थे, वही ऑथर, ईयर, टाइटल और क्या पाया, कंक्लूजन क्या था, और उस कंक्लूजन पर आपके क्या नोट्स हैं। नोट्स से मतलब ये कि कंक्लूजन है, लेकिन हाउ डू यू परसीव इट, वेदर इट इज यूजफुल टू यू, और यू टेक इट टू बी ए सपोर्टिव कंक्लूजन, और यू टेक इट टू बी ए कंट्रोवर्सी, और यू टेक इट टू बी ए न्यू सजेशन, और यू टेक इट टू बी द डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू ट्रेंड एंड द फील्ड एज सच। क्या आपका कंक्लूजन है वो देखिए, और फिर उसको रिव्यू कर जाइए, एंड अकॉर्डिंगली यूज दीज रिसोर्सेज विच यू हैव गैदर्ड सो फॉर विद यू। We have come almost to last page. Soon you will be set free. बेटा 3 बजी है कि नहीं बजी है? तो भैया वो ये कहेंगे ना 3 बजे आप क्लास छोड़ दी, हम तो टॉपिक खत्म हो, क्लास छोड़ दो। अच्छा, इसका ये फायदा हो रहा है, ये मेहनत आपकी बेकार नहीं जाती। कभी मौका लगे तो अपने इंटरेस्ट के टॉपिक पे, जैसे आपको मान लीजिए किसी भी चीज में इंटरेस्ट है, नेट पे डालिए और उस पर लिख दिए रिव्यू आर्टिकल्स, एक आध रिव्यू आर्टिकल पढ़ लीजिए। तो मान लीजिए 2015 में आया, तो 15 तक का तो वहाँ अवेलेबल है, 15 से 22 तक का आप अलग अलग रिव्यू कर लीजिए, वो कलेक्ट कर लीजिए, और दोनों को सिंथेसाइज करके, सिंथेसाइज मतलब ये नहीं उसकी नकल कर दो, उसकी लैंग्वेज समझो, उसको शॉर्ट करो और अपना उसमें ऐड करो। रिव्यू ऑन लिटरेचर ऑन सच एंड सच टॉपिक करके यू कैन सेंड इट इवन एज ए रिसर्च पेपर व्हेन यू आर डूइंग योर स्टडी। It is not a research paper as such, it is a reporting paper, but still it is recognized as a paper and you get points for it. तो जो कहा जाता ना कि आप थीसिस करने से पहले 2 पेपर पब्लिश कर लीजिए और बिना 2 पेपर के पीएचडी नहीं हो पाएगी, या नहीं, दिस इज द इजीएस्ट वे। अपनी प्रॉब्लम पर एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर छाप के यही लिख दो, आप पास 10 years, इट इज नॉट नेसेसरी कि पास 200 years, आप पास 10 years, 10 साल में जितना काम प्रोड्यूस हुआ है उसकी एक बिब्लियोग्राफी बना करके यू पब्लिश इट। सो दिस इज वन स्टाइल एंड वन पर्पस। दूसरी है सेलेक्टिव अप्रोच, कि हम बिल्कुल एक ही पर्टिकुलर टॉपिक को टच करेंगे, जनरल नहीं करेंगे। इवन दैट विल कॉन्स्टिट्यूट, सपोज यू आर वर्किंग
ऑन कैसी बात कहें जो सबके सामने आ जाए। प्रेजेंट ट्रेंड्स ऑफ पेट्रोल कंजम्पशन सपोज। तो एक तो हुआ प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, तो बहुत बड़ी बात हो गई। दैट इज जनरल रिव्यू। 2012 में क्या था, 2013 में क्या है, 14 में क्या है, 15 में क्या है। You just come down to electrical or petroleum or coal, any one type. Solar energy, another one. This is selective review. Either give a general review or give a selective review. Okay? So two types of reviews are there. Either they are general on a broader scope or they are selective on a shorter scope. इतना सब कहने के बाद भी इनको चैन नहीं पड़ी, तो उन्होंने एक टॉपिक इसमें डाल दिया, फंक्शंस ऑफ लिटरेचर। इतनी देर से क्या पढ़ रहे थे ये समझ में नहीं आया। तो फंक्शन में कहते हैं कि टू प्रोवाइड ए बैकग्राउंड ऑफ योर वर्क समराइजिंग द प्रीवियस पब्लिश्ड वर्क। पहले क्या हो चुका है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आई से पहले क्या हो चुका है ये कम इम्पॉर्टेंट है। आपका सब्जेक्ट कैसे डेवलप हुआ, किन स्टेजेस के थ्रू हुआ, वो उस तरह से समझना ज्यादा जरूरी है। पहले क्या हो चुका है, द प्रीवियस वर्क डन गाइड्स यू नॉट टू रिपीट इट इफ इट इज एक्सेप्टेड। अगर कोई एक स्पोरेडिक एक्सपेरिमेंट बीच में आ गया जिसने एक पर्टिकुलर स्पीशीज या पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर एक बात कही और उस तरह काम दोबारा नहीं हुआ, यू आर फ्री टू रिपीट इट। तो आपके सामने एक हिस्ट्री है, एक कथा है पूरी की पूरी, विच इज in a very much chronological order as to what has been done, and then it gives the answer what can be done. Two things, two functions are there, what has been done and what can be done. Okay? क्लासीफाइड रिसर्च वगैरह मेरे ख्याल ये सब बात तो हम लोग कर चुके हैं। So basically the function of literature collection or the literature review is to give you a ready hand guidance of the present status through past stages of your subject and its development from lesser to more, and have an idea जब पेड़ बड़ा होता है, it comes from a seed to be a tree. And during this growth, the number of branches keeps on increasing. You are tracing the history of your subject from very beginning to the present day. But in this course, it has given several branches on way of its development. Which branch is still less developed, you have to develop that one. Which is already very much developed and is strong enough, do not touch it. If some branch is very tender, again don't touch it, otherwise you will fall down. मतलब जो डाउटफुल चीजें हैं, या तो उनका पॉजिटिव आंसर देने की स्थिति और उस तरह का फॉर्मुलेशन आप अपने दिमाग में ला सकें, तो उसको टच करिए। अगर बहुत मजबूत है, पता ही है कि यही होना है, इसके अलावा कुछ नहीं होना, तो उसमें कुछ मत करिए। जहां यह है कि इतना हो चुका है, मालूम है ऐसा ही होता है, लेकिन क्या दूसरे एस्पेक्ट के साथ भी ऐसा ही होता है? गो ऑन विद द एस्पेक्ट्स टू फॉर्मुलेट योर रिसर्च प्रॉब्लम एंड देन अकॉर्डिंगली डिस्कस विद योर सुपरवाइजर एंड कम डाउन टू सेटल ऑन ए पर्टिकुलर ब्रांच की अब मुझे ये पकड़ते चलना है। आई होप दिस शुड हैव सर्व्ड यू सम पर्पस। कल और आज के वार्ता में आपको कुछ लाभ हुआ होगा। I hope so. अब एक तीसरा है, वीरेंद्र जी कृपया कष्ट करें, और अब मैं अगले सोमवार मिलूंगा आपको, तब तक समझ रखिए कागज बकवास भी है। देखो